जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज के वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको MN1B पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस के मोस्ट VVI प्रश्नों को और उसके उत्तरों को साथ ही कंप्लीट करा दूंगा। हम इस कह सकते हैं आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसमें से हम लोग माइनर 1B पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको कौन से क्वेश्चंस को करवाऊंगा, है ना। और मात्र आपको यही प्रश्न पढ़ना है, बस मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो देखिए, बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि मानवाधिकारों की परिभाषा दीजिए। प्रश्न सुनिएगा, मानवाधिकारों की परिभाषा दीजिए, इसके मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और प्राकृतिक अधिकार से किस प्रकार अलग किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मानवाधिकार की परिभाषा दीजिए और मानवाधिकार को जो है मौलिक अधिकार से, कानूनी अधिकार से और प्राकृतिक अधिकार से कैसे अलग किया गया है उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार की परिभाषा दीजिए, मानवाधिकार किसे कहते हैं, है ना। और अन्य अधिकारों से मीन्स मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और प्राकृतिक अधिकार से इसका क्या संबंध है, सो स्पष्ट करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछे, चाहे वो मानवाधिकार पूछ दे, चाहे वो मौलिक अधिकारों में मानवाधिकार का संबंध पूछे, कानूनी अधिकार में मानवाधिकार का संबंध पूछे, प्राकृतिक अधिकार में मानवाधिकार का संबंध पूछे, आपको सेम आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आज करवाऊंगा। ठीक, फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों के संस्थानीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से वर्णन करिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बस यही कर रहा है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 जो आया था उसका क्या करिए, विस्तृत वर्णन करिए। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 के बारे में बताइए, इसके मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और ध्यान से पढ़िएगा। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा आतंकवाद और मानवाधिकार के बीच में क्या संबंध है। क्वेश्चन देखिएगा, आतंकवाद आपको कहीं मिल जाए और मानवाधिकार अगर कहीं आपको मिल जाए तो आपको सेम आंसर छाप देना है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के नाम पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। मीन्स आतंकवाद अगर होता है कहीं, ठीक है, तो आतंकवाद के नाम पे वहाँ की सरकार जो है क्या जनता का शोषण करती है उसके बारे में बताना है। तो आज के वीडियो के अंतर्गत में हम इसको जानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे दोस्त मैं आपको बताऊंगा पुलिस मुठभेड़ क्या होता है और पुलिस मुठभेड़ और मानवाधिकारों का उल्लंघन का मुद्दा क्या है। क्या पुलिस मुठभेड़ जब होता है तो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या क्या कानून का वर्णन किया गया उसके बारे में बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा निगरानी और सेंसरशिप की बढ़ती प्रवृत्तियां नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करता है। अब निगरानी मतलब समझते हैं, हाँ, नज़र रखना। ठीक है, तो नज़र कैसे रखा जाता है और सेंसरशिप क्या है, ये कैसे बढ़ रहा है, और ये जो है नागरिकों के मतलब व्यक्तियों के प्राइवेसी को कैसे छीन रहा है उसके बारे में बताना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि भारत में जाति और लिंग आधारित भेदभाव मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रमुख कारण कैसे बनता है। मीन्स भारत में जो जाति और लिंग आधारित जो भेदभाव है वो मानवाधिकारों का हनन कैसे करता है उसके बारे में बताइए। और लास्ट प्रश्न आपका जो होने वाला है दोस्त, भूमि अधिकार और विकास के बीच में संघर्ष क्या होता है। मीन्स भूमि अधिकार क्या है ये बताइए। और क्या भारत में जब बड़े बड़े परियोजनाएं होती है, विकास परियोजनाएं होती है, तो इससे स्थानीय समुदायों के मानवाधिकारों का हनन होता है। मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो क्या उससे स्थानीय लोगों के मानवाधिकार में उनको जो अधिकार प्राप्त है उसका हनन होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मात्र हम लोग यही 7 क्वेश्चन को जानेंगे और अगर इसको बढ़िया तरीके से आप जान लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा करके आपको देने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 को, जो हमारा इस प्रकार से था, मानवाधिकार की परिभाषा क्या है, इसके मौलिक अधिकार, कानून अधिकार और प्राकृतिक अधिकार से ये कैसे संबंध रखता है उसके बारे में बताना है ना।
तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है, और यह जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान होने वाला है। बस आपको इसको देखना है और आपके माइंड में जो है ना ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि मानवाधिकार का अवधारणा और विकास का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि मानवाधिकार की अवधारणा क्या क्या है ना, और इसका विकास कैसे हुआ, अर्थात कह सकते हैं मानवाधिकार किसको कहते हैं और इसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे ना तो क्वेश्चन पढ़ के ही आप इसका उत्तर निकाल लिए होंगे। कैसे? क्योंकि देखिए लिखा हुआ मानवाधिकार, क्या लिखा हुआ, मानवाधिकार मीन्स कहने का अर्थ यह है कि मानवों को जो अधिकार प्राप्त है, मानव मतलब क्या होता है, मनुष्य, तो मनुष्यों को जो अधिकार प्राप्त है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मानवाधिकार। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी पे जन्म लिया, ठीक है, तो जन्म लेने के बाद जब पृथ्वी पे वो आ गया तो उसको अधिकार प्राप्त हो गया। क्या क्या अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के अधिकार हैं जो मनुष्यों को जो है ना इंसान होने के नाते प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हम लोग मानवाधिकार का अर्थ। क्या लिखेंगे, मानवाधिकार का अर्थ, और लिखेंगे कि मानवाधिकार जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। मानवाधिकार जो है दो शब्दों में मिलकर बना हुआ, मानव प्लस अधिकार, जिसमें से मानव का अर्थ तो मनुष्य जाति हो गया और अधिकार का अर्थ होता है हक। ठीक है, जिसको हम लोग अधिकार ही कहते हैं। सीधा समझ लीजिएगा कि कह सकते हैं कि पूरे मानव जाति को इंसान होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मानवाधिकार। क्या कहा गया कि पूरे मनुष्य जाति को इंसान होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि मानवाधिकार किसको कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे था कि मानवाधिकार की अवधारणा बताइए। क्या बताइए, मानवाधिकार की अवधारणा। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के नाते ही मिलते हैं। क्या कह रहा है, मानवाधिकार मीन्स मनुष्यों का अधिकार, तो ये वही अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलता है। अगर वो इंसान नहीं है तो उसको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और मनुष्य है तो वो इंसान है ही, है ना। तो सारे मनुष्यों को जो है ना ये अधिकार प्राप्त है। कह रहा है कि ये जो है किसी जाति, धर्म, रंग, देश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कह रहा है यह जो अधिकार है ये किसी को जाति देख करके, किसी के धर्म को देख करके, किसी के रंग को देख करके, किसी के देश या लिंग को देख करके जो है ना भेदभाव नहीं करता है, सबको समान मानवाधिकार देता है। कह रहा है इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब देखिए ये जो अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार का अर्थ क्या है, ये अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो ये अधिकार का उद्देश्य बस यही है कि हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मानवाधिकार की अवधारणा में भी लिख देंगे। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं मुख्य मानवाधिकार में शामिल है कि आखिर मानवाधिकार में कौन सा अधिकार जो हम लोगों को शामिल है ना, कौन सा अधिकार जो हम लोगों को प्राप्त है। तो पहले अधिकार की बात करें तो पहला अधिकार है जीने का अधिकार। आप पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, तो सबसे पहला अधिकार जो आपको जीने का, आप यहाँ पे जी सकते हो। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो, स्वतंत्र हो, आप जैसे चाहो अपना जीवन यापन कर सकते हो। तीसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा अधिकार जो आपको शिक्षा का अधिकार, आप यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। चौथा समानता का अधिकार, कोई जो है आपको ऊंच नीच नहीं कह सकता है ना, उसके साथ साथ ना आपके साथ भेदभाव कर सकता है। पांचवा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आप अपने विचारों को जो है ना सब जगह रख सकते हो। ठीक, छठा जो है काम और मजदूरी का अधिकार, है ना, मान लीजिए कहीं काम करते हैं और मजदूरी करते हैं, ठीक है, उसका भी आपको अधिकार प्राप्त है और उसके पैसे लेने का भी अधिकार आपको प्राप्त है। फिर सातवां जो है वो शोषण से सुरक्षा। मान लीजिए अगर कोई आपका शोषण करता है, ठीक है, तो कैसे आप उससे बचेंगे, है ना। तो ये सारे अधिकार जो है ना हम लोगों को मानवाधिकार के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा ऐसे था कि मानवाधिकार का विकास, कि आखिर मानवाधिकार जो है, मानव का जो अधिकार है उसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे मेरे दोस्त ऐसे कि मानवाधिकार धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ।
मानवाधिकार जो है, मनुष्यों को जो अधिकार मिल रहा है ना, वो धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ। क्योंकि कुछ भी चीजों की अगर बात करें तो हर चीज जो है ना समय के साथ साथ विकास हुआ। क्योंकि देखिए पहले अगर हम लोग मोबाइल यूज करते थे, कीपैड मोबाइल, ठीक है, बटन वाला मोबाइल, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब जो मोबाइल आ गया, स्क्रीन टच आ गया। कौन सा? स्क्रीन टच आ गया, ठीक है। तो ऐसे कह रहा, वही कह रहा ना कि मानवाधिकार जो है, मानव का जो अधिकार है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ? विकसित हुआ। कह रहा कि इसका इतिहास जो है प्राचीन काल से शुरू होकर के आधुनिक काल तक फैला हुआ। मानवों का जो अधिकार है वो प्राचीन काल से शुरू होकर के आधुनिक काल तक, मीन्स अभी के समय तक जो है ना ये चल रहा है और अभी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर प्राचीन काल में जो है ये अधिकार कैसे थे, मध्यकाल में ये अधिकार कैसे थे और आधुनिक काल में ये अधिकार कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्राचीन काल में। क्या लिखेंगे? प्राचीन काल में। और लिखेंगे इस प्रकार से कि प्राचीन काल में मानवाधिकार केवल राजा या विशेष वर्ग को मिलता था। क्या कह रहा है कि प्राचीन काल की अगर बात करें, पुराने समयों की अगर बात करें तो उस समय भी मनुष्यों को अधिकार मिलता था, लेकिन कौन से मनुष्य? तो राजा या तो विशेष वर्ग के लोगों को। ये भी तो मनुष्य है ना। हाँ, तो कौन से मनुष्य को मिलता था? तो राजा को मिलता था और विशेष वर्ग के लोगों को मिलता था, और आम जनता को जो है ना ये अधिकार मिलता नहीं था। ठीक है, अधिकार उस समय भी मिल रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा राजाओं को और विशेष वर्ग के लोगों को। ठीक, अब बात आती है मध्यकाल का। किसका? मध्यकाल का। तो कह रहा है कि मध्यकाल में जो है ना राजशाही के समय जनता को अधिकार बहुत कम मिले। अब समय ऐसा आया कि जिसमें राजशाही व्यवस्था वहां पे चल रही थी, उसमें राजाओं को तो अधिकार प्राप्त था, उसके साथ साथ मनुष्यों को भी अधिकार प्राप्त था, लेकिन बहुत कम अधिकार, है ना। ऐसा अधिकार जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा कि और राजा ही कानून होता था, ठीक है, और राजा के कानून के अनुसार से उनको चलना पड़ता था। हालांकि उनको अधिकार दिया गया था, लेकिन राजा के कानून के अनुसार से उनको चलना पड़ता था। राजा कहेगा कि तुम खाओ तो तुमको खाना पड़ेगा, राजा बोलेगा बैठो तो तुमको बैठना पड़ेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे लोग जो है ना अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। कब? मध्यकाल में। ठीक है, मैं सीधा समझिएगा मध्यकाल में क्या था। तो मध्यकाल में राजशाही व्यवस्था चल रहा था, और उस समय वहां के स्थानीय लोगों को अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन बहुत कम अधिकार प्राप्त था। ठीक है, जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने क्या किया? विरोध किया और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। अब हमारा तीसरा आता है आधुनिक युग। क्या आता है? आधुनिक युग। ठीक है, मीन्स अभी के युग में, है ना। तो अभी के युग में आखिर क्या हुआ? तो देखिए अभी के युग की बात करें तो कह रहा है ना कि अभी का युग जो है 1215 की बात है, मैग्ना कार्टा आया था इंग्लैंड का। ठीक है, इसके तहत क्या 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 कहा गया? तो कहा गया कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। मैग्ना कार्टा जो है वो क्या है? एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, जिसमें पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। मीन्स 1215 ईस्वी में क्या किया गया? तो राजा के शक्तियों को जो है सीमित कर दिया गया, है ना, और लोगों को कुछ अधिकार दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां से शुरुआत होता है लोगों को अधिकार मिलने का। यहां पे राजा के अधिकार को कम कर दिया गया और लोगों के अधिकार को अधिक कर दिया गया। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा आता है 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा। क्या आता है? अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा। इसके तहत क्या कहा गया? तो कहा जाता है कि इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं और उन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य जो होते हैं वो जन्म से क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना, एक जैसे होते हैं। ठीक है, और उनको जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है, जैसे कि जीवन जीने का, आजाद रहने का, शांतिपूर्वक से जीवन जीने का। इस प्रकार के अधिकार जो उनको जन्म से ही मिल जाता है। ठीक, ये किसने कहा? तो अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा में कहा गया। उसके बाद तीसरा हमारा होता है 1789 की क्रांति, जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि इसमें जो है घोषणा किया गया कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किया गया। इसमें जो है ना मानवों और नागरिक अधिकारों की घोषणा किया गया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई। इसमें से कहा गया कि हम लोग आजाद रहेंगे, मीन्स मनुष्यों के बारे में। ठीक है, आम जनताओं के बारे में। आम जनता क्या है? स्वतंत्र है, एक समान है और बंधुत्व है। ठीक है, मीन्स लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, एक साथ मिलजुल करके रहेगा। फिर चौथा हमारा आता है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूएनओ की स्थापना हुई। अब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ वहां पे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था, जिसके कारण से
मानवों की अधिकार की रक्षा हेतु और दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्या हुआ, यूएनओ का स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद 1948 में जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लाया गया। कब? 1948 में। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को 30 अधिकारों की सूची घोषित किया। यह अधिकार देख लीजिएगा 30 था कि 40 था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, 10 दिसंबर 1948 को 30 अधिकारों की सूची घोषित किया जो दुनिया के हर व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी दुनिया में हो, है ना, सभी कोई को जो है एक समान अधिकार प्राप्त है ना। किसके तहत? तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के तहत। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे था कि बताइए कि भारत में मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ। भारत में जो मानवाधिकार है उसका विकास कैसे हुआ? तो कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कौन सा? भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें मौलिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों को शामिल किया गया। इसमें से जो है ना मौलिक अधिकारों के रूप में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसमें मौलिक अधिकार भी दिए गए और मौलिक अधिकारों के रूप में जो है ना मनुष्यों को जो है मानव अधिकार दिया गया, ठीक है। जैसा कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यही अधिकार जो है जो हम लोगों को मौलिक अधिकार में प्राप्त है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं, जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। कह रहा इसके अलावे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई जो मानव अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करता है। उसके बाद क्या हुआ? तो भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई जिसको हम लोग NHRC कहते हैं, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में हुई, जो मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और संरक्षण करता है, ठीक है। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन निष्कर्ष के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि MDC पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगे और बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जो भी वीडियोस आते हैं उसको आप लोग लगातार देखें, ठीक है। देखिए बात करते हैं अगर निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि मानव अधिकार सबके लिए जरूरी है। अगर मानवाधिकार की बात करें तो मनुष्यों को जो अधिकार प्राप्त है, क्या वो एक आदमी को दे देंगे चल जाएगा? नहीं, ठीक है। अगर एक आदमी को दे देंगे तो सोचेगा अपने आप को बड़ा, बोला हमको तो ये अधिकार प्राप्त है, इसको तो प्राप्त ही नहीं है ना। इसलिए ये अधिकार जो है सभी के लिए जरूरी है ताकि हर व्यक्ति जो है सम्मान से और स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जी सके, ठीक है। अगर ये अधिकार सारे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं रहेगा ना तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे, है ना। कह रहा इन अधिकारों का विकास लोगों की जागरूकता और संघर्ष का परिणाम है। ये जो अधिकार लोगों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये जो है लोगों के जागरूकता का परिणाम है और संघर्ष का परिणाम है। मीन्स लोगों के संघर्ष के कारण, लड़ाई के कारण से और लोगों में जो जागरूकता फैली उसके कारण से ये अधिकार प्राप्त है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के विशेष संदर्भ में इसकी महत्व का वर्णन करें, ठीक है। या तो आपको पूछ सकता है कि मानवाधिकार पर एक निबंध लिखें। मीन्स मानवाधिकार से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए पहला जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो पहला क्वेश्चन से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, मीन्स मानवाधिकार का जो घोषणा किया गया वो किसके द्वारा किया गया वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक शॉर्ट सा लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसका घोषणा कब किया गया, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मानवाधिकार क्या है, ठीक है। तो देखिए बताया जाता है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा अपनाया था। किसने अपनाया था? 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, जो सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो सभी लोगों को जो है ना स्वतंत्रता में विभाजित करता है, मीन्स बांटता है, ठीक है, कि आपके पास आप क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। सबको उपलब्धि देता है कि आप सब लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं।
और आप अपने अनुसार से क्या कर सकते हो, अपने जीवन का यापन कर सकते हो। ठीक है, ये है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है ना वो किसके द्वारा अपनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। और कब अपनाया गया था, तो 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि यहाँ पे जो है ना एक श्लोक बोला गया। श्लोक क्या बोला गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं। सभी मनुष्य जो है ना वो कैसे पैदा हुए हैं, स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों में सम्मान है। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं सब लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनके अधिकार भी क्या है, समान है। जिसका जितना अधिकार मेरा है इस पृथ्वी पे उतना ही अधिकार दूसरों का भी इस पृथ्वी पे है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि मानवाधिकार, मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानवाधिकार में मानव का अधिकार, जो अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा में इस प्रकार से लिखेंगे कि मानवाधिकार जो है ना वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है। मानवाधिकार जो है वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है। ठीक है, तो कौन सा दो शब्द है, तो मानव और अधिकार। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मानव को जो अधिकार प्राप्त है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात जिसका अर्थ है मनुष्यों को उनके जन्म से ही प्राप्त अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्यों को उनके जन्म से ही प्राप्त अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि मानवाधिकार हम लोग किसको कहते हैं, आप सीधा बता दीजिएगा कि मानवाधिकार जो है दो शब्दों का शाब्दिक मेल है, मानव और अधिकार। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्यों को उसके जन्म से प्राप्त अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे मानवाधिकार का अर्थ, कि मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मीन्स मानवाधिकार का तात्पर्य वो सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन के लिए, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। मीन्स कहा गया है कि ये वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाता है। मीन्स ये वैसा अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जो है ना जन्म के साथ ही क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसी को हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग यही समझ में आता है कि वैसा अधिकार जो मनुष्यों को जन्म से ही जो है ना उसको प्राप्त हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। अथवा में हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक ने कुछ अधिकार मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किए हैं। प्राकृतिक जो है कुछ अधिकार जो है ना मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किया है। ठीक है, अब पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति इंसान होने के नाते इन अधिकारों का हकदार है। और पृथ्वी पर जितने भी इंसान मौजूद है, जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, वो इंसान होने के नाते ये अधिकारों पर क्या उसका अधिकार है। ये अधिकार प्रत्येक इंसान को अपने लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के बंधनों से आज़ाद करता है। ये जो अधिकार होता है वो क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना अपने जाति के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे, अपने संस्कृति के आधार पे जो है ना ये सब जो बंधन होता है ये सब बंधनों से मुक्त करता है उसको। आगे कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र की ओर से नागरिक को सुख, शांति और व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं। और प्रत्येक राष्ट्र की ओर से जो है ना नागरिक के सुख के लिए, शांति के लिए और उसके व्यवस्था के लिए जो है ना बहुत सारे अधिकार प्राप्त किए गए हैं। मीन्स बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। मीन्स सीधा तरीके से हम लोग यही जाने कि मनुष्यों को जन्म से प्राप्त अधिकार को क्या कहते हैं, हम लोग मानव अधिकार कहते हैं, जिसमें से व्यक्ति क्या कर सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, वो किसी के बस में रह करके जीवन यापन करता नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि मानवाधिकार के उद्देश्य, कि आखिर मानवाधिकार जो है उसका उद्देश्य क्या है। जब मानवाधिकार का घोषणा किया गया तो इसका उद्देश्य तो कुछ होगा ना, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, मीन्स मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कि लोगों का जो अधिकार है ना उसके प्रति लोगों को जगाना कि आपके पास ये अधिकार है, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास पढ़ने लिखने का अधिकार है, आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, हर अधिकार के बारे में उसको क्या करना, जागरूक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है भेदभाव हटाना, समानता जागरूक करना, शिक्षा प्राप्त करना और समानता का अधिकार जो है ना लोगों को दिलाना। ठीक है, किसका अधिकार होता है, मानवाधिकार का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा गया है ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सके। अगर हम लोगों को भेदभाव के बारे में बताएंगे, समानता के बारे में बताएंगे, शिक्षा के और जागरूक करेंगे, समानता का अधिकार बताएंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है ना अपने अधिकारों को जान सकेंगे, है ना, और उनका प्रयोग कर सकेंगे। कौन, व्यक्ति। ठीक है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ना प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को
भारत में क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस उद्देश्य से, तो व्यक्तियों को उसके अधिकार को बताने के लिए जो है ना प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इस मानवाधिकार का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि मानव का अधिकार, मानव को जो जन्म से अधिकार मिलता है उसको हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है कि मानवाधिकार का महत्व क्या, आखिर मानवाधिकार का क्या महत्व है ना, मानवाधिकार का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि बिना मानवाधिकार के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते हैं। अगर हम लोगों के पास मानवाधिकार नहीं है, ठीक है, हम लोग के पास मानव का अधिकार नहीं है, तो हम लोग क्या हम लोगों पे जो ना कई तरह के अत्याचार किया जा सकता है। ठीक है, अब बिना किसी के भय के हमारा शोषण किया जा सकता है, और बिना किसी भय का, अगर मान लीजिए हमारे पास मौलिक अधिकार है ना, मानव अधिकार है, मतलब मानव अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है तो हम दूसरों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, मानव अधिकार नहीं है, तो हमारा शोषण जो है ना लोग क्या करेंगे, जम के करेंगे, वो बिना किसी डर के जो है ना हमारा शोषण किया जाएगा। वही बोला गया कि यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा, कि यदि हमारे पास जो है ना मानव अधिकार नहीं रहेगा, मीन्स मूल अधिकार नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन जो है ना पशुओं से भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बदतर हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उनके जन्म से ही अधिकार दिए गए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना उनके जन्म से ही क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। क्यों, ताकि वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सके, अपने फैमिली को जो है ना क्या कर सके, अच्छा भोजन दे सके। ठीक है, मतलब अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सके, अपने धर्म को परिवर्तित कर सके। ठीक है, इसलिए जो है ना उन लोगों को क्या दिया गया, मानव अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मानवाधिकार के प्रकार, कि मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बताया गया है कि मानवाधिकार को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया, मानवाधिकार को जो है ना दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, इसमें सामाजिक अधिकार भी है, इसमें जो है ना सामाजिक अधिकार भी आता है, जिसमें से आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। जिसमें से कौन सा अधिकार शामिल है, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या है, शामिल है। आगे कहा गया कि यहाँ हर व्यक्ति को दिए गए बुनियादी मानवाधिकारों पर विस्तृत जानकारी दिया गया। यहाँ पे जो है ना व्यक्तियों को दिए गए मानवाधिकारों पर विस्तृत जानकारी दिया गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। मीन्स जो मानवाधिकार लोगों को दिया गया है उसका वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या अधिकार जो है मनुष्यों को दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है, जीवन का अधिकार। कहा गया कि पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान को, पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है। क्या है, जीवित रहने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है ना। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति हैं, सबको अपना जीवन जो है ना स्वतंत्र तरीके से जीने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है वो। ठीक है, जन्म से ही क्या होता है, उसका अधिकार होता है। हर इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी अधिकार होता है। इंसान के पास ये अधिकार होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको ना मारे, मीन्स उसका शोषण ना करे। ठीक है, ये क्या होता है, मनुष्यों के पास ये अधिकार प्राप्त होता है। वो क्या कर सकता है, इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है। मीन्स मूल अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार कह सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों के प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो अधिकार प्राप्त है मानवाधिकार का, वो है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि हर इंसान जो है ना पृथ्वी पे, हर इंसान क्या है, स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए उस पर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। तो वही बोला गया है कि हर इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने का और जनता में अपनी राय की आवाज़ उठाने का अधिकार है। हर इंसान को यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है और जनता में अपनी राय बांटने की अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हालांकि इस अधिकार में कुछ सीमा भी है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इस अधिकार में कुछ सीमा भी, ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दे दिया गया बोलने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार फैला सकते हैं, अश्लीलता फैला सकते हैं, ऐसा है क्या, नहीं। इसमें क्या कुछ सीमा भी दिया गया। ठीक है, कि आप लोग यही सीमा तक, मतलब ये सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जैसा कि अश्लीलता, गड़बड़ी और दंगा भड़काना, ये सब चीज़ करना है क्या, ये सब चीज़ करना नहीं, ये सब की स्वतंत्रता लोगों को नहीं है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है,
स्वतंत्रता का अधिकार। कहा गया है कि संसार का कोई भी प्राणी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। संसार का कोई भी प्राणी है ना, वो क्या चाहता है कि किसी का गुलाम बन जाए? नहीं, वो किसी का भी गुलाम बनना नहीं चाहता। वो सदैव जो है ना स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है। वो सदैव चाहता है कि हम लोग क्या करें, अपना जीवन यापन जो है ना स्वतंत्र रूप से करें। ठीक है, स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिसे मनुष्य अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। ठीक है, स्वतंत्रता जो है, आज़ादी जो है, एक ऐसा अधिकार होता है जो मनुष्य अपना क्या समझता है, उसको जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो चौथा है वो शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा जीवन का अनिवार्य अंग बन गया। ठीक है, अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, अभी हमारे जीवन का क्या बन चुका है, एक नेसेसरी अंग बन चुका है, बॉडी बन चुका है ना। शिक्षा के अभाव में मानव जाति का विकास असंभव है। और शिक्षा का अभाव अगर आ गया ना, तो शिक्षा के अभाव से मनुष्य जाति जो है ना, उसका विकास क्या है, संभव है क्या? नहीं, वो असंभव है। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मानव के लिए अनिवार्य है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार जो है ना, मान लीजिए अगर शिक्षा प्राप्ति नहीं है लोगों को, तो क्या वो लोग बढ़िया ढंग से कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों को जो है ना शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है, कहा गया है कि शिक्षा से जहां मानव जाति का उन्नति होती है वहीं राष्ट्र का विकास भी होता है। मीन्स शिक्षा से क्या होता है, जहाँ पे मानव जाति के जातिगत उन्नति होती है वहीं पे राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। किससे? शिक्षा से। ठीक है, आगे कहा गया कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र में जीवन जागरण की ज्योति उत्पन्न होती है और हर राष्ट्र को चाहिए कि शिक्षा के अधिकार में किसी प्रकार के भेदभाव ना करे। ठीक है, मीन्स देखिए ये कहा गया है कि हमारे शिक्षा से ही अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को ठीक है, और अपने देश को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और ऐसा बताया गया है कि हर क्षेत्र को, हर राष्ट्र को ऐसा चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे और सब नागरिकों को जो है समान रूप से शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये व्यक्तियों ने कहा। ठीक है, यहाँ पे मानवाधिकार के घोषणा के तहत कहा गया था। ठीक है, फिर देखिए पांचवा जो अधिकार है मानवाधिकार का, वो कौन सा है? न्याय का अधिकार। क्या है? न्याय का अधिकार। कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया कि मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्यों के जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है। मानवाधिकार का अर्थ क्या है? कि मनुष्यों के जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है। ठीक है, बनाना है। अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है। मान लीजिए अगर आप कोई गलत काम किए, ठीक है, या तो आप सही हैं लेकिन आपको पकड़ के ले गया गया, ठीक है, पुलिस ले गया पकड़ के, ठीक है, अगर आप सही है ना तो आपके साथ क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सही भी हैं फिर भी आपको क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों को जो है ना न्याय का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय का अधिकार होना चाहिए और सकारात्मक न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत न्याय दिया जाए। सो ठीक है, लोगों को क्या मिलना चाहिए? सकारात्मक न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही कहा गया कि मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्य जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है। अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है। ठीक है, न्याय में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। न्याय में जो है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और न्याय के क्षेत्र में पक्षपात करने वाले को राष्ट्र या सरकार की ओर से दंड मिलना चाहिए। ठीक है, और न्याय में जो गड़बड़ी करता है उन लोगों को जो है ना सरकार के तरफ से जो है ना क्या करना चाहिए? उसको दंड देना चाहिए। और न्याय जो है शीघ्र तथा सस्ता मिलना चाहिए। ठीक है, और न्याय जो है ना वो कैसा मिलना चाहिए? तुरंत मिलना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसों पे बिक जाए। सो पैसा पे बिकना चाहिए क्या? नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसका जो छठा जो अधिकार है, मानवाधिकार का जो छठा जो अधिकार है वो कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मीन्स लोग जो है ना अपने धर्म के प्रति क्या है? स्वतंत्र है। लोग अगर चाहे तो वो हिंदू से मुस्लिम में भी जा सकते हैं। लोग अगर चाहे तो वो मुस्लिम से हिंदू धर्म में भी आ सकते हैं। मीन्स वो कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। वो क्या किया गया? मनुष्यों का जीवन अधिकार होता है। मीन्स जन्म से अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है? कोई भी धर्म अपना सकता है। मीन्स कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मानव जीवन के लिए क्या है? अनिवार्य है, क्योंकि धर्म मानव जीवन का एक अपरिहार्य विषय है। धर्म के द्वारा ही मनुष्य चरित्र का विकास होता है और धर्म जो है ना मानव को जीवन में ज्ञान व प्रकाश की ज्योति प्रदान करता है। ठीक है, यही कारण है कि जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यही कारण है क्या? कि जाति धर्म जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जो है मनुष्य के जीवन में क्या है? एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में जब हम लोग लास्ट एंड करेंगे ना इसका, तो उसमें क्या करेंगे? इसका निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, कि ऊपर जो आप पढ़े तो ऊपर पढ़ के आपको क्या समझ में आया। तो देखिए ऊपर पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि मानवाधिकार जो है ना व्यक्तियों को दिए गए मूल अधिकार है। मानवाधिकार क्या है? व्यक्तियों को दिया गया मौलिक अधिकार है जो लगभग हर जगह क्या है? समान है। प्रत्येक देश किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, रंग,
लिंग, संस्कृति और आर्थिक या सामाजिक स्थिति को नज़रअंदाज करके इन अधिकारों को प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्येक देश क्या करता है, लोगों का जाति को ना देख करके, लोगों का रंग ना देख करके, लोगों का लिंग ना देख करके, संस्कृति ना देख करके लोगों को क्या करता है, ये अधिकार प्रदान करता है। हालांकि कभी कभी इनका व्यक्तियों, समूहों या स्वयं राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन अधिकारों को जो है ना व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा और स्वयं राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। इसलिए लोगों को मानवाधिकार की किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खुद आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसलिए जो है ना लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि लोग क्या कर सकते हैं, अपने मानवाधिकार का उल्लंघन के खिलाफ जो है ना खुद आवाज़ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्त, तीसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि आतंकवाद और मानवाधिकारों के बीच संबंध क्या है, ये चीज़ बताइए। और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जो किया जाता है, क्या उससे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, है ना। कह रहा आतंकवाद किसको कहते हैं और आतंकवाद और मानवाधिकार के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, और आतंकवादियों को जब मारा जाता है मान लीजिए, तो क्या मानव के अधिकारों के में मनुष्यों को जो अधिकार मिला है उसका उल्लंघन होता है, इसके बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे परिचय और लिखेंगे इसमें कि आज के समय की अगर बात करें तो आज के समय में आतंकवाद और मानवाधिकार जो है ना दोनों दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन गया है। क्या आतंकवाद और मानवाधिकार जो है दोनों जो है दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन गया। कैसे? क्योंकि मान लीजिए जो आतंकवादी है उसको भी कोई ना कोई अधिकार मिला है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है। और हम लोगों ने मानवाधिकार में पढ़ा था कि लोगों को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको हम लोग मानवाधिकार कहते हैं, है ना। और उन्हें अधिकार प्राप्त है स्वतंत्र जीवन जीने का, अपने अधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर वो आतंकवादी है तो क्या उसके मानवाधिकार का हनन होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि आतंकवाद वह गतिविधि है जिसमें कुछ लोग हिंसा के माध्यम से समाज में डर और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद वह स्थिति होती है जिसके जरिए कुछ लोग क्या करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, है ना। और हिंसा के माध्यम से जो है समाज में डर फैलाते हैं। ठीक है, और लोगों को डराने का प्रयास करते हैं, लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। आगे कहा गया कि आतंकवादी अक्सर जो है ना अपने राजनीतिक, धार्मिक या तो सामाजिक मकसद को पूरा करने के लिए और ज़बरदस्ती मनवाने के लिए जो है ना लोगों पर हमला करता है। आतंकवादी हमला क्यों करता है? जैसे हमारे भारत पे ही हमला हुआ था, है ना। तो वो क्या करता है, वो दिखाना चाहता है, ठीक है, अपने मकसद को पूरा करना चाहता है, या तो राजनीतिक उसका कोई मकसद होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आतंकवादी जो है ना मतलब अक्सर जो है अपने राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक मकसद को ज़बरदस्ती मनवाने या तो पूरा करने के लिए जो है ना क्या करता है, हमला करता है। इसमें बम विस्फोट, अपहरण, गोलीबारी जैसे घटनाएं शामिल होती है। किसमें? तो आतंकवादियों में। ठीक है, आगे कह रहा है कि आतंकवाद का मानवाधिकार पर प्रभाव क्या, कि आतंकवाद जो है उसका मानवाधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है कि जब भी आतंकवादी हमला होता है तो सबसे पहले इंसान का जीवन का अधिकार छीन जाता है। सही बात कह रहा है कि जब भी आतंकवादी हमला होता है तो कोई भी इंसान का जो है ना क्या होता है, आतंक मतलब वो जो उसका अधिकार मिला है, जीवन का जो अधिकार मिला है वो छीन जाता है। इसके अलावा लोगों में भय बन जाता है। ठीक है, और कहा जाता है, मानवाधिकार में कहा गया है कि लोग स्वतंत्र जीवन जिएंगे, डर के नहीं जिएंगे, है ना। इससे क्या होता है, लोग कहीं आने जाने से डरते हैं, जिससे आवाजाही में भी प्रॉब्लम होती है, आज़ादी में मिस लोगों की आज़ादी छीन जाती है, शिक्षा में प्रॉब्लम होता है, रोजगार के अधिकार में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और जब ये सब बाधित होगा तो क्या लोगों के मानवाधिकार को क्षति नहीं होगा। इस प्रकार जो है मानवाधिकार क्या करती है, मतलब इस प्रकार आतंकवाद जो है हमारे मानवाधिकार को सीधे तरीके से नुकसान पहुंचाता है। मैं सीधा समझिएगा कि जब मान लीजिए आतंकवादी हमला करता है, तो आतंकवादी अगर हमला करेगा तो क्या आप स्वतंत्र रूप से जीवन जी पाएंगे? नहीं। क्या आप स्कूल जा पाएंगे? नहीं। क्या आप रोजगार प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। क्या आप काम करने के लिए जा पाएंगे? नहीं। ठीक है, और जब ये सब नहीं कर पाएंगे तो आपके अधिकार का हनन हो रहा है ना। कह रहा आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही और मानवाधिकारों का हनन। कह रहा कि कई बार आतंकवाद से लड़ने के नाम पर जो है ना
सरकार या तो सुरक्षा एजेंसियां क्या करती है, बहुत सख्त कदम उठा लेती है। क्या करती है, बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठा लेती है, जैसे कि बिना सबूत किसी को गिरफ्तार कर लेना, दूसरा थर्ड डिग्री टॉर्चर करना उनको, है ना, और तीसरा फर्जी मुठभेड़ में मार देना। ठीक है, मतलब देखिए ऐसे होता ना कि हाँ आतंकवादी दिख गया मार दो उसको, और बता दिया जाना कि हाँ वो लड़ाई कर रहा था, वो हमको मारने का प्रयास कर रहा था, मार दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है किसी एक धर्म या समुदाय को शक की नज़र से देखना, है ना, और पांचवा ये सभी कार्य जो है सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, और ये सब जब कार्य होते हैं तो इससे क्या होता है, लोगों का जो मानवाधिकार मिला है, लोगों को जो अधिकार मिला है उसका हनन होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कानून और संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है, आखिर कानून जो है ना क्या कहती है, आतंकवादियों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। कह रहा है इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र UDHR भी कहता है कि हर इंसान को न्याय, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का हक है, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। ये किसने कहा, तो संयुक्त राष्ट्र में ने भी कहा था, है ना। और जब संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा कहा तो आप समझिए चाहे वो चोर हो, डकैत हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन उसे भी क्या मिला है, मानवाधिकार मिला है। ठीक है, और उसको अपने अधिकारों को पूर्ति करने का पूरा पूरा हक है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे ऐसे कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ना जरूरी है, क्योंकि यह जो है ना मानवता पर सीधा हमला करता है, लेकिन इस लड़ाई में मेरे दोस्त कानून, न्याय और नैतिक मूल्यों का पालन बेहद जरूरी है। मैं सीधा समझिएगा, कह रहा आतंकवाद से लड़ना चाहिए, लेकिन आप सही से जांच करिए कि क्या वो दोषी है कि नहीं है, क्योंकि उसको भी अधिकार प्राप्त है ना। अगर आप उसको बिना परखे, बिना जांच किए मार देते हैं तो उसके अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर आतंकवाद से बचने के नाम पर हम निर्दोषों को मार देंगे या तो निर्दोष लोगों के अधिकार को छीन लेंगे तो वो भी क्या है, अन्याय होगा। इसलिए सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना ही लोकतंत्र का असली पहचान है। इसलिए कह रहा है कि स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के बीच में संतुलन बना करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के आगे हमारा चौथा जो प्रश्न था वो इस प्रकार से था दोस्त कि पुलिस मुठभेड़ और मानवाधिकारों का मुद्दा क्या है। पुलिस मुठभेड़ और मानवाधिकारों का मुद्दा क्या है, फर्जी मुठभेड़ के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करें। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस लोग क्या करते हैं, अगर कोई दोषी नहीं है फिर भी उसको क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं और कह देते हैं कि नहीं वो दोषी था, वो हमको मारने का प्रयास कर रहा है। तो वही कह रहा है पुलिस मुठभेड़, पुलिसों से जब मुठभेड़ होता है, ठीक है, तो कैसे मानवाधिकारों का हनन होता है उसके बारे में बताना है। और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या कहा गया। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे पुलिस मुठभेड़ का अर्थ क्या। आखिर पुलिस मुठभेड़ का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि पुलिस मुठभेड़ तब होता है जब पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने लड़ाई होती है। पुलिस का मुठभेड़ कब होता है, जब पुलिस और अपराधियों के बीच में क्या होता है, आमने सामने लड़ाई होने लगती है। कभी कभी इसमें जो है ना अपराधी मारे जाते हैं और कभी कभी पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। कह रहा अगर मुठभेड़ आत्मरक्षा में हो तो यह कानून के तहत सही मानी जाती है, लेकिन अगर मुठभेड़ जो है आत्मरक्षा में ना हो, ठीक है, आपका मकसद बस यही है कि उसको मारना ही है, तो ये हमारा फर्जी मुठभेड़ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा फर्जी मुठभेड़ क्या होता है। तो कह रहा है फर्जी मुठभेड़ वो होती है जिसमें पुलिस क्या करती है, जानबूझ करके किसी को गोली मार देती है। अगर पुलिस जानबूझ करके किसी को गोली मार देता है तो ये क्या कहलाएगा, फर्जी मुठभेड़ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस के सामने वो क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, ठीक है, लड़ाई मतलब समझ रहे हैं, हाँ, वो अपने रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, वो भी गोली चला रहा है इधर से, ठीक है, और ये भी गोली चला रहा है, मतलब वो लड़ाई हो रहा है। लड़ाई जब हो रहा है तो वो हमारा मुठभेड़ है। लेकिन फर्जी मुठभेड़ क्या है कि पुलिस जब जानबूझ करके अपने हित के लिए, अपने मतलब अपना पूरा करने के लिए जानबूझ करके अगर किसी को गोली मार देता है तो ये हमारा फर्जी मुठभेड़ कहलाता है। ठीक है, कह रहे कि और बाद में उसे मुठभेड़ का नाम दिया जाता है। ठीक है, और बाद में पुलिस कह देता है कि ये क्या है, मुठभेड़ हुआ था, वो हमको मारने का प्रयास कर रहा था, आतंकवादी हमको मारने का प्रयास कर रहा था,
इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको गोली मार दिया। इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, ना सुनवाई होती है, ना सबूत और ना न्याय, है ना। तो ये हमारा फर्जी मुठभेद होता है। ठीक है, अब कह रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या प्रावधान है इसके लिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये कहा कि हर मुठभेद के बाद जो है ना तुरंत जांच होनी चाहिए। कौन कह रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कह रहा है कि जितने भी मुठभेद होते हैं, अगर पुलिस किसी का इनकाउंटर कर देता है, किसी को मार देता है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कह रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्वतंत्र की जांच और मजिस्ट्रेटी जांच जरूरी मानी गई है। ठीक है, इसमें ये सब जांच करवाना ही पड़ेगा। आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी मुठभेद पर कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर मुठभेद होता है, मुठभेद में अगर कोई मारे जाते हैं, तो आप उसका जांच करिए कि ये मुठभेद जो है क्या फर्जी तो नहीं है, कोई लोग अपने लिए जो है किसी को तो नहीं मार दिया, है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा पत्र जीवन के अधिकार को सबसे जरूरी मानता है। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार है वो क्या करता है, तो जीवन के अधिकार को सबसे जरूरी मानता है। ठीक है, ICCPR 1967 के अनुसार से कहा जाता है कि हर इंसान को निष्पक्ष सुनवाई, जीवन का अधिकार और कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। ये कौन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है। फिर कह रहा है कि फर्जी मुठभेद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है। मीन्स फर्जी जो मुठभेद होते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है मानवाधिकार के खिलाफ अपराध माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मनुष्यों के अधिकार को छीना जाता है, मनुष्यों के अधिकार का जो है ना हनन होता है। ठीक है, अब कह रहा है इसके दुष्परिणाम, अगर फर्जी मुठभेद होता है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। तो फर्जी मुठभेद में मेरे दोस्त निर्दोष लोगों की जानें चली जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं जो अपने दुश्मनी को निकालने के लिए, ठीक है, मान लीजिए अगर उससे दुश्मनी होगा तो अपने दुश्मनी को निकालने के लिए जो है ना मार देते हैं। ठीक है, और कह देते हैं कि ऐसे वो हमको मारने का प्रयास कर रहा था, भागने का प्रयास कर रहा था, जो भी है वो बोल देते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि इससे जो है ना न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और पुलिस की छवि जो है धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब होने लगता है। ठीक है, तो ये इसके दुष्परिणाम हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि लोकतंत्र और मानवाधिकार जो है इससे कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चनों को समाप्त कर लिया। अब बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि पुलिस का काम कानून के अनुसार से अपराध रोकना है, ना कि खुद फैसला सुना करके सजा देना। वही कह रहा है कि पुलिस का काम होता है किसके अनुसार से, तो कानून के अनुसार से अपराध को रोकना, ऐसा नहीं कि अपने अनुसार से जैसे मन करे वैसे करना, है ना। कह रहा है कि मुठभेद अगर आत्मरक्षा में हो तो सही है, लेकिन अगर यह फर्जी हो तो यह लोकतंत्र और मानवाधिकार दोनों के खिलाफ है। क्या कह रहा है कि अगर मुठभेद होता है और मुठभेद में अगर आत्मरक्षा के लिए मुठभेद होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये फर्जी है तो इससे जो है लोकतंत्र और मानवाधिकारों दोनों का जो है क्या होता है, हनन होता है। इसलिए हर मुठभेद की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और न्याय जरूरी है ताकि कानून का राज बना रहे। क्या कह रहा है, इसलिए हर मुठभेद की जांच जो है ना होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कि आप कैसे उसको मारें, क्यों मारें, और न्याय जो है होना चाहिए ताकि कानून का जो है राज बना रहे। ठीक है, लोगों को जो है कानून पे विश्वास बना रहे। अब मेरे दोस्त इसका 5वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि निगरानी और सेंसरशिप की बढ़ती प्रवृत्तियों नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निगरानी मीन्स आप लोग जानते होंगे कि हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्मों पे हम लोग जो मैसेज करते हैं, ठीक है, वो सबका ध्यान जो है सरकार रखती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे सरकार रोक लगा देती है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी के खिलाफ कोई पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम में या तो कहीं भी, तो वो डिलीट हो जाता है या तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है ना लोगों की आज़ादी कैसे छीन रही है उसके बारे में बताइए। तो सही बात है, मान लीजिए अगर आप किसी के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, मैं अपने सोशल मीडिया में कुछ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, या तो मेरे चैट्स को आप सीक्रेटली पढ़ रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे आज़ादी को छीन रहा है ना।
तो वही हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले समझेंगे निगरानी का अर्थ। कह रहा है निगरानी का अर्थ है, निगरानी का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या गतिविधियों पर नजर रखना। मीन्स आज के डिजिटल युग में सरकार और कंपनियां जो है ना, कैमरों, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्टिविटी के जरिए जो है ना, आम लोगों की निगरानी करती है, आम लोगों के बातों को सुनती है, आम लोगों के चैट्स को पढ़ती है। हम लोग सोचते हैं ना कि व्हाट्सएप पे जो हम लोग चैट करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, वो कहीं फैलेगा नहीं, लेकिन आप गलत हैं। ठीक है, वही कंपनी का मालिक और सरकार जो है आपके सारे डाटा को एनालाइज कर रहा है। कह रहा है अब सेंसरशिप क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा सेंसरशिप, है ना। तो सेंसरशिप क्या है, तो कह रहा है कि सेंसरशिप का मतलब है कि किसी विचार, सूचना, फिल्म, किताब या सोशल मीडिया के पोस्ट को छिपाना, हटाना या रोक देना। मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ठीक है, जो गलत है, मतलब गलत के खिलाफ आपने क्या किया, पोस्ट किया, और सरकार जो उसको डिलीट कर दे रही है, इसका मतलब उस पर रोक लगाया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अक्सर सरकार या संस्था इसे सुरक्षा या सामाजिक शांति के नाम पर करती है। इससे हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने तो अपने अनुसार से किया, मैं अपने अनुसार से चैट करूंगा, ठीक है, मैं अपने अनुसार से फोटो अपलोड करूंगा, लेकिन इसमें क्या कर रही है सरकार, हमारे बातों को सुन रही है, हमारी चीज़ों को डिलीट कर दे रही है, इससे हमारा आज़ादी जो है वो छीन रहा है। ठीक है, कह रहा है कि निजता का अधिकार क्या, प्राइवेसी का अधिकार क्या होता है, तो निजता का मतलब होता है इंसान की व्यक्तिगत जानकारी, है ना, बातचीत और जीवन में बिना इजाज़त कोई दखल ना हो। ठीक है, क्योंकि इंसान के कई जानकारियां होती हैं, कुछ बातचीत भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बीच में कोई और दखल अंदाजी ना करे, ठीक है, कोई और उसको ना पढ़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजता कहते हैं। मीन्स सेफ्टी रखना, ठीक है, सुरक्षित रखना। कह रहे 2017 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। 2017 में जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निजता को जो, मीन्स प्राइवेसी को जो है मौलिक अधिकार में घोषित किया कि आपके प्राइवेसी को कोई फैला सकता नहीं है या तो कोई पढ़ सकता नहीं है। खैर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने विचार शांति से बोलने, लिखने या फैलाने का अधिकार है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक है, तो उसको यह अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया। ठीक है, और यह जो अधिकार है ना, लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है निगरानी में खतरे। मान लीजिए अगर सरकार आपके चैट्स पे निगरानी रखती है तो इससे क्या खतरा है, तो कह रहा है कि सरकार या कंपनियां अगर हर समय नागरिकों के बातों, जगहों या इंटरनेट इस्तेमाल करने पर नज़र रखे तो इससे लोग जो है डरने लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई कह देगा कि आपका व्हाट्सएप के डाटा को हैक किया गया है, ठीक है, आपके व्हाट्सएप के डाटा को कोई पढ़ रहा है, तो क्या आप उस पर चैट करोगे? आपका अपना व्यक्ति भी कुछ होगा, अगर आप कुछ पर्सनली बात भी करना चाहते होगे तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। इससे जो है सोचने, बोलने और सवाल उठाने की आज़ादी जो है वो कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, आपको डर लगने लगेगा कि हम कुछ क्या कहें, मतलब कुछ ऐसा ना कह दें जिससे हमको प्रॉब्लम होने लगे, है ना। जैसे कि कोई सरकार के विरोध में कुछ लिखने से डरता है क्योंकि फ़ोन या सोशल मीडिया की निगरानी हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम जो है ना हमारे आज़ादी को छीनता है। ठीक है, कह रहा सेंसरशिप का प्रभाव। सेंसरशिप का प्रभाव क्या है, मान लीजिए अगर किसी चीज़ पर रोक लगाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कह रहा है कि जब सरकार या संस्था मीडिया, फिल्म, किताब या पोस्ट को बैन कर देती है तो समझिएगा कि वो जो है सच्चाई छुपाना चाहती है। कह रहा है कि कई बार सरकार जो है आलोचना सहन नहीं कर पाती और जनता की आवाज़ को दबा देती है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट करता है तो या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या तो उसके पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है उसको सहन कर पाती नहीं है। कह रहा है इससे लोकतंत्र को खतरा होता है क्योंकि लोकतंत्र में बहस और असहमति जरूरी है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र में खतरा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि अगर लोकतंत्र है और वहाँ पे लोग बहस नहीं करेंगे, असहमति नहीं जताएंगे तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मतलब वहाँ का मंत्री ही चाहेगा कि नहीं हम जैसे चाहें वैसे वहाँ का शासन हो तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन को समाप्त किया। ठीक है, अब बारी आती है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का, जो हमारा इस प्रकार से है कि भारत में जाति और लिंग आधारित भेदभाव मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रमुख कारण कैसे बनता है। मीन्स भारत में जो है ना लोग जाति को देख करके, लिंग को देख करके किस प्रकार से भेदभाव करते हैं।
ठीक है। और जब भेदभाव करते हैं तो हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है उसके बारे में बताइए, है ना। तो कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जाति आधारित भेदभाव क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जब किसी इंसान के साथ उसके जाति को देख करके उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है या तो फिर कुछ सुविधाएं से उसको वंचित कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाति आधारित भेदभाव कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज जो है वो कई जाति प्रथाओं में बटा हुआ है ना। और प्रत्येक जाति को जो है उसके काम के अनुसार से अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब किसी इंसान को उसके जाति के अनुसार से उसके जाति को देख करके उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है या तो उसको कुछ सुविधाओं से वंचित रखा जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति आधारित भेदभाव कहते हैं। ठीक है। और इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने समाज में खुद भी देखते होंगे ये, है ना। कह रहा है कि भारत में समाज को परंपरागत रूप से जातियों में बांटा गया है। ऊंची जातियों को विशेष अधिकार मिले हैं जबकि दलित और पिछड़े वर्ग को जो है सदियों से दबाया गया। क्या कह रहा है कि भारत का जो समाज है ना वो परंपरागत रूप से जातियों में ही बटा हुआ है। ठीक है। जिसमें से जो विशेष वर्ग हैं, जो उच्च जाति के हैं उसको विशेष अधिकार मिले हैं और जो नीचे जाति के हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको हमेशा हमेशा से जो है दबाया ही गया है, उनका हनन किया गया है ना। आगे कह रहा है कि आज भी कई क्षेत्रों में उन्हें मंदिरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों में भेदभाव झेलना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें इन सब चीज़ों में घुसने भी दिया नहीं जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि आज भी भारत में जाति आधारित भेदभाव है। अब हमारा कह रहा है कि लिंग आधारित भेदभाव क्या है। तो कह रहा है कि लिंग आधारित भेदभाव की बात करें तो लिंग आधारित भेदभाव का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके लिंग यानी महिला है या पुरुष, ठीक है, उसके आधार पे अगर उसके साथ व्यवहार गलत व्यवहार किया जाता है, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग आधारित भेदभाव कहते हैं। मीन्स उसको देख करके कि वो महिला है कि पुरुष, भेदभाव करना ही लिंग आधारित भेदभाव कहलाता है। आसान शब्दों में इसको समझिएगा कि जब किसी महिला या पुरुष को सिर्फ इसलिए कम समझा जाए, उसके अधिकार छीना जाए या तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए क्योंकि वह स्त्री है या तो पुरुष है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग आधारित भेदभाव कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जब ट्रेन या बस की बात होती है ना, तो वहाँ पे जब सीट खाली नहीं होता है, जब यहाँ पे पुरुष बैठा हुआ होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पे लेडीज़ को बैठने देना चाहिए। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको देख करके लगता है कि वहाँ पे लेडीज़ का ही सीट होना चाहिए। या तो कभी देखिएगा कि अगर कोई बस उसमें कोई ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, और गलती से अगर मतलब बॉयज़ लोग का हाथ वगैरह अगर गर्ल्स लोग पे टच हो जाता है तो लोगों का नज़रिया ऐसा होता है कि लोग सोचता है कि नहीं गलती यहाँ पे लड़का का ही है और वो ज़बरदस्ती जो है उसको टच करने का प्रयास करता है ना। जबकि ऐसा नेचुरल होता है। कभी कभी गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि झटका लेने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब उसके नस्ल को देख करके, उसके लिंग को देख करके कि वो स्त्री है कि पुरुष है और उसके अनुसार से भेदभाव किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिंग आधारित भेदभाव कहते हैं। ठीक है। क्या उदाहरण कि किसी लड़की को पढ़ाई से रोक देना, सिर्फ लड़कों को स्कूल भेजना। ठीक है। पहले की अगर बात करें तो पहले क्या होता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को पढ़ाई नहीं किया जाता था, मतलब पढ़ने के लिए दे दिया नहीं जाता था। ठीक है। क्या दूसरा कि किसी महिला को पुरुष के बराबर वेतन ना देना। आप ये भी देखे होंगे कि अगर कोई महिला कहीं काम करती है और वही सेम जगह अगर कोई पुरुष कहीं काम करता है, ठीक है, तो पुरुष का वेतन अधिक और महिलाओं का वेतन कम मिलता है जबकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा लिंग आधारित भेदभाव है। अब देखिए कह रहा है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रमुख कारण, ये प्रमुख कारण कैसे बन रहा है, ठीक है, इससे जो है हमारा मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है। तो कह रहा है कि भारत में जाति और लिंग आधारित भेदभाव लोगों के समान अवसर, सम्मान और अधिकारों से वंचित कर देता है। ठीक है। मीन्स भारत में जो जाति और लिंग आधारित भेदभाव है ना, ये लोगों के अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है। ठीक है। कह रहा है जो कि मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है और इससे क्या हो रहा है, हमारे मानवाधिकारों का मीन्स हमारे अधिकारों का जो है ना उल्लंघन होता है। कह रहा है कि ये भेदभाव समाज में असमानता, अन्याय और शोषण को बढ़ावा देता है। और ये जो भेदभाव है ना, ये क्या करता है, हमारे समाज में जो है असमानता फैलाता है, अन्याय फैलाता है और शोषण को बढ़ावा देता है। इसका विस्तृत वर्णन जो है दोस्त निम्नलिखित रूपों में
किया गया। ठीक है, तो इसका विस्तृत वर्णन क्या है? तो देखिए, पहला हमारा है जाति का भेदभाव, मीन्स जैसे दलितों के साथ गलत व्यवहार करना। ठीक है, दूसरा कारण है लड़का लड़की में फर्क करना। ठीक है, लड़कियों को कम अधिकार देना। तीसरा कह रहा है गरीबी, लोग गरीबी को देख करके भी जो है ना भेदभाव करते हैं। वही कह रहा है कि गरीबों को सही शिक्षा और इलाज नहीं मिलना। चौथा, धर्म के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भी भेदभाव होता है। कह रहा है कि किसी धर्म के लोगों को परेशान करना, है ना। या तो पांचवा कह रहा है सरकारी सिस्टम की लापरवाही, मीन्स कानून होते हुए भी सही न्याय नहीं मिलना। ठीक है, ये सब जो है हमारा लिंग आधारित भेदभाव है, इससे हमारा मानवाधिकार का हनन होता है। तो निष्कर्ष में मेरे दोस्त ऐसे लिखेंगे कि जाति और लिंग आधारित भेदभाव भारत में आज भी एक गंभीर समस्या है, और यह केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानवाधिकारों का मसला है। ठीक है, मिस कह रहा है कि ये जो है सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि हमारे अधिकारों का भी हनन करता है। कह रहा है कि समाज, कानून और सरकार को मिल करके एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां सभी कोई जो है ना बराबर हो, सम्मान हो और सभी को एक समान न्याय मिले। मीन्स कह सकते हैं सीधा कि आज हमारा आज का युग जो है ना ऐसा हो गया है कि सभी लोग को इक्वल मानना चाहिए। ठीक है, लोगों को किसी को नीच के नज़र से देखना नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि सभी लोग क्या है, एक समान है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, चाहे वो कोई भी क्या हो, लिंग के हो, सबको एक समान मानना चाहिए। अब मेरे दोस्त, इसका 7वां प्रश्न है भूमि अधिकार और विकास के बीच संघर्ष क्या होता है। मीन्स देखिए, कह रहा है भूमि अधिकार, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का जो भूमि होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा विकास के नाम पे छीन लिया जाता है ना। तो वही कह रहा है कि भूमि अधिकार क्या है उसको बताइए, और विकास के बीच में संघर्ष कैसे होता है उसको बताइए। ठीक है, और क्या भारत में बड़े विकास परियोजनाएं स्थानीय समुदाय के मानवाधिकारों का हनन करती है। मीन्स भारत में जब बड़ा बड़ा विकास होता है और विकास के जो कार्य होता है तो क्या वहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों को छीना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भूमि अधिकार क्या है। तो कह रहा देखिए कि भूमि अधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय का अपनी जमीन पर पूरा पूरा हक होना। ठीक है, क्योंकि उसका मालिकाना हक है ना, तो उसका मतलब हो गया वो भूमि अधिकार। ठीक है, कह रहा कि वहीं विकास परियोजनाओं का अर्थ है बांध, सड़क, खदान, फैक्ट्री आदि बनाने के लिए सरकार या कंपनियां जमीन लेती है। इसी कारण विकास और जमीन के अधिकार बीच टकराव हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि वहीं अगर बात करें विकास का, ठीक है, तो विकास के कार्यों के लिए जो है ना सरकार क्या करती है, मतलब बांध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, खदान बनाने के लिए सरकार या तो कंपनी क्या करती है, जमीन लेती है। ठीक है, और जब जमीन लेती है तो इससे जो है ना विकास और जमीन के अधिकार के बीच में क्या होता है, टकराव होता है। कभी कभी होता क्या है कि सरकार और कंपनियां क्या करती है, लोगों के जमीन को छीन लेती है उससे, इससे उनका अधिकार भी छीन जाता है। तो वही कह रहा है संघर्ष कैसे होता है, तो कई बार लोगों की जमीन जो है ना जबरदस्ती या तो बिना पूछे ले लिया जाता है। दूसरा, पूरा मुआवजा नहीं मिलता, बहुत देर से मिलता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका रोड पे ज़मीन है और वहाँ पे रोड बन रहा होता है तो आपका ज़मीन तो ले लिया जाता है। ठीक है, और ज़मीन लेने के बाद आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है या तो बहुत देरी से पैसा मिलता है। ठीक, तीसरा कह रहा है कि जिन लोगों की ज़मीन जाती है उन्हें नई जगह बसने की ठीक व्यवस्था नहीं मिलती। ठीक है, मान लीजिए आप अगर किसी का ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन लेने का मतलब क्या है कि उसको अगर वहाँ पे घर बनाया हुआ है, ठीक है, तो या तो उसको आप घर बना के दीजिए, या तो पैसा दीजिए, या तो बढ़िया ज़मीन दीजिए उसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कह रहा कि किसान और आदिवासी लोग अपने रोज़गार और जीवन शैली खो देते हैं, और इससे क्या होता है, मान लीजिए रोज़गार मतलब क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए अगर आप वहाँ के लोगों के ज़मीनों को छीन लेंगे तो वहाँ के लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे और अपने जीवन शैली को खो देंगे। ठीक है, वो लोग रहेंगे कहाँ फिर। ठीक है, पांचवा कह रहा है कि उनकी संस्कृति और पहचान भी धीरे धीरे मिटने लगती है, क्योंकि आज के युग की अगर बात करें तो आज का युग में जो है ना विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि पर्यावरण का भी ध्यान रखा नहीं जा रहा, संस्कृति का भी ध्यान रखा नहीं जा रहा, तो इससे जो हमारा संस्कृति और पहचान भी धीरे धीरे छीनता जा रहा है। कह रहा है कि क्या इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, क्या इससे हमारा जो मानवाधिकार प्राप्त है हम लोगों को, क्या उसको छीना जाता है। तो हाँ, इससे हमारे मानवाधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, क्योंकि इसके कारण जो है लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलता। दूसरा, स्वतंत्र रोजगार नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, और ज़िंदगी जो है ना इन लोगों के छीन जाती है। तो इससे हमारा मानवाधिकार हनन हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, इलाज और भविष्य को भी प्रभावित होता है ये। ठीक है,
चौथा कह रहा है आदिवासी और गरीब लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं इससे। तो कह सकते हैं कि इससे जो है हमारा मानवाधिकार छीना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें मेरे दोस्त, तो भारत में उदाहरण कहा गया है कि नर्मदा बांध परियोजना, ठीक है, जब नर्मदा बांध परियोजना बनाया गया था तो इससे जो है ना लाखों लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, उनको घर से निकाल दिया गया था, मतलब उनके घर, उनके ज़मीन को छीन लिया गया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि खनन परियोजनाओं के कारण झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की जमीन छीनी गई। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खनन कार्य के लिए, है ना, क्या छीना गया, उनके ज़मीनों को छीन लिया गया था। ठीक है, तुम्हें सीधा कह सकते हैं कि आप विकास करिए लेकिन लोगों को भी देखते हुए विकास करिए। तो अंत में वही कहा गया मेरे दोस्त कि विकास जरूरी है, लेकिन अगर यह लोगों की जमीन, घर और अधिकार छीन करके होता है तो यह क्या है, अन्याय है। विकास ऐसा होना चाहिए जो लोगों के अधिकारों का सम्मान करे और सबको साथ लेकर के चले। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और यहाँ तक हम लोगों ने माइनर पॉलिटिकल के पूरे सिलेबस को ख़त्म किया। अब इसके आगे आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसकी तैयारी आपको करवा सकूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।